चलिए आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे मोड़ की जिसने देश की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है कि कैसे इंदिरा गांधी, जिन्हें कुछ लोग सिर्फ एक गुड़िया समझते थे, सत्ता की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच गईं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं उसी एक ताने से जिसने सब कुछ शुरू किया। प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेता उन्हें यही कहते थे। उन्हें लगता था कि वो एक ऐसी लीडर चुन रहे हैं जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। देखिए, ये समझने के लिए कि इंदिरा इतनी पावरफुल कैसे बनी, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1960s के उस दौर में जब देश एक बहुत बड़े लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रहा था। सोचिए, बहुत ही कम वक्त में देश ने 2 प्रधानमंत्री खो दिए थे, पहले नेहरू जी और फिर शास्त्री जी। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में जैसे एक भूचाल आ गया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि देश की बागडोर कौन संभालेगा। उस वक्त सत्ता के लिए 2 बड़े खेमे थे। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो मानते थे कि भाई अब तो उन्हीं की बारी है प्रधानमंत्री बनने की, और दूसरी तरफ था पार्टी के दिग्गजों का एक बहुत पावरफुल ग्रुप जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। अब सिंडिकेट को देसाई के आजाद ख्यालों से डर लगता था। उन्हें पता था कि ये आदमी उनकी सुनेगा नहीं। तो उन्होंने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जो बाद में उन्हीं पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था। वो देसाई जैसा कोई मजबूत नेता नहीं चाहते थे जो उन्हें आग दिखाए। उन्हें तो एक कठपुतली चाहिए थी जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो। तो इस काम के लिए उन्हें इंदिरा गांधी से बेहतर कोई नहीं लगा। नेहरू की बेटी, जिसे वो सालों से जानते थे। उन्हें लगा कि इसमें ना तो कोई राजनीतिक अनुभव है और ना ही हिम्मत कि वो उन्हें चैलेंज कर सके। और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक गलती थी। अब असली टकराव शुरू होता है 1969 में। मौका था भारत के राष्ट्रपति चुनाव का। और ये चुनाव सिर्फ एक पद के लिए नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी पर कब्जे की लड़ाई बन गया था। देखिए, हुआ ये कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया। सिंडिकेट को लगा, वाह क्या मौका है, अपना आदमी राष्ट्रपति भवन में बिठाओ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर लगाम कसो। और उनका चुनावा आदमी कौन था? नीलम संजीव रेड्डी, एक ऐसा नेता जो खुले तौर पर इंदिरा गांधी के खिलाफ काम करने के लिए जाना जाता था। फिर बेंगलोर में पार्टी की एक बड़ी मीटिंग हुई उम्मीदवार तय करने के लिए। वोटिंग हुई और नतीजा 14 के मुकाबले 1। 14 वोट सिंडिकेट के उम्मीदवार के पक्ष में थे और सिर्फ अकेला एक वोट इंदिरा का उनके खिलाफ था। सोचिए जरा, वो कितना अकेला महसूस कर रही होंगी। वो इतना टूट चुकी थीं कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हो गईं। लेकिन तभी कुछ युवा और वफादार सांसदों ने उन्हें मनाया कि नहीं, आपको रुकना होगा, आपको लड़ना होगा। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। चलिए अब देखते हैं इंदिरा का वो दाव जिसे आज भी पॉलिटिकल साइंस में एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। उन्होंने सीधी बगावत नहीं की, नहीं, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। पहले तो सबके सामने जाकर नीलम संजीव रेड्डी के नॉमिनेशन पेपर्स पर साइन कर दिए, ये दिखाने के लिए कि वो पार्टी के फैसले के साथ है। लेकिन पर्दे के पीछे से उन्होंने वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया और फिर चला अपना ब्रह्मास्त्र। और ये उनकी सबसे शानदार चाल थी। उन्होंने पार्टी के सांसदों और विधायकों से ये नहीं कहा कि मेरे कैंडिडेट को वोट दो, ना, उन्होंने बस इतना कहा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। मतलब टेक्निकली उन्होंने पार्टी लाइन नहीं तोड़ी, लेकिन सबको इशारा कर दिया कि असल में करना क्या है। इस अंतरात्मा की आवाज वाले वोट का नतीजा एक राजनीतिक भूकंप था। सिंडिकेट के सारे बड़े बड़े धुरंधर हिलकर रह गए। वीवी गिरी चुनाव जीत गए। इंदिरा के उम्मीदवार ने उनकी ही पार्टी के ऑफिशियल उम्मीदवार को हरा दिया था। और उसी दिन इंदिरा को एक बात समझ आ गई कि असली ताकत इन सिंडिकेट के नेताओं के पास नहीं, बल्कि चुने हुए नुमाइंदों के पास हैं, और वो नुमाइंदे उनकी सुनते हैं। इस जीत के बाद इंदिरा रुकी नहीं। उन्होंने सिंडिकेट के सारे बड़े नेताओं को पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। एक तरफ पुरानी कांग्रेस, ओ यानी ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी तरफ इंदिरा की कांग्रेस, आई, जो आने वाले कई दशकों तक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनी रही।
बस इसी एक लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया। ये भारतीय राजनीति के इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक था। वो गूंगी गुड़िया जिसे सिंडिकेट कंट्रोल करना चाहता था, अब जा चुकी थी। उसकी जगह अब दुर्गा खड़ी थी, एक ऐसी लीडर जिसने अपने ही किंग मेकर्स को राजनीति से बेदखल कर दिया था और सत्ता के किले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। सत्ता को इस तरह से सेंट्रलाइज करके और पार्टी के ढांचे को चुनौती देकर इस एक जीत ने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय राजनीति की दिशा ही तय कर दी।